हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 1 का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज, क्योंकि हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया है। तो हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला एमसीक्यू है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, जीडीपी ग्रोथ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किन किन चीज़ों से डील करता है, किन किन चीज़ों का से कंसर्न करता है, ठीक है। किन किन चीज़ों को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हैं। तो लेवल ऑफ आउटपुट हम लोग पढ़ सकते हैं, हाँ जी पढ़ सकते हैं। जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस पढ़ सकते हैं, हाँ जी पढ़ सकते हैं। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन रेट वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें। फिर आ जाता है जीडीपी ग्रोथ, तो जीडीपी ग्रोथ भी हम लोग पढ़ सकते हैं, नेशनल इनकम से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर हम तीनों चीज़ें अगर पढ़ पा रहे हैं तो हम लोग जो लास्ट ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन विच इज़ ऑल ऑफ दीज, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट आ जाता है सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच इज़ स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ। तो जनरल प्राइस लेवल का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आंसर है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व इन। तो एग्रीगेशन किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मतलब जो हमारा एग्रीगेशन है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो पहला ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा ऑप्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि एग्रीगेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी नहीं होता, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी नहीं होता, ये दोनों में होता है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, इकोनॉमिक एजेंट्स आर। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसका ऑप्शन है गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स वो होते हैं जो इकोनॉमी के लिए कुछ काम करें, ऐसा टाइप, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी काम करती है, कंज्यूमर भी काम करते हैं और प्रोड्यूसर्स भी काम करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि तीनों काम कर रहे हैं इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विच इज़ ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज, which of the following statements is associated with general equilibrium analysis। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो क्या बोलता है, एसोसिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो पहला ऑप्शन है इक्विलिब्रियम इन मार्केट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, इक्विलिब्रियम अक्रॉस ऑल मार्केट्स इन द इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द गुड्स इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, या फिर नन ऑफ दीज। तो इक्विलिब्रियम गोल्ड ऑर्नामेंट्स में ही आता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर हमारा थर्ड ऑप्शन हम लोग पहले जानते हैं, है ना, क्योंकि लास्ट ऑप्शन सही है, तो मतलब जो हमारा बी का ऑप्शन है वो सही है, तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड ऑप्शन है इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ गुड इन कॉम्पिटेटिव मार्केट्स। तो कॉम्पिटेटिव मार्केट्स में होता है क्या इक्विलिब्रियम खाली, नहीं, ऐसा नहीं है। नन ऑफ दीज है नहीं, हमारा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन बी होगा हमारा। ऑप्शन बी कैसे होगा, इक्विलिब्रियम अक्रॉस ऑल मार्केट्स इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में जितने भी मार्केट्स हैं ना, सब में हमारा इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज नॉट अ डैश वेरिएबल। तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो कौन सा वेरिएबल नहीं है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल है एग्रीगेट डिमांड की माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पर ऑप्शन में आ जा रहा है हम लोग का नॉट, मतलब ब्लैंक में ही आ जा रहा है नॉट, सेंटेंस में आ जा रहा है नॉट, तो इसलिए यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है, माइक्रो होगा, माइक्रो वेरिएबल, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज डैश इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। तो इकोनॉमी एज अ होल किस में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है। थर्ड पॉइंट है, स्टडी ऑफ प्राइस बिहेवियर इन इंडिया विल कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो प्राइस बिहेवियर है इंडिया में वो किसके प्रीव्यू में आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, जो भी प्राइस का कॉन्सेप्ट रहता है वो। फिर हमारा फोर्थ फिर इन द ब्लैंक्स आ जाता है, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस और मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो यहाँ पर हमारा होगा मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, क्योंकि जितनी भी पॉलिसी निकाली जाती है वो किसी एक इंडिविजुअल को देखते हुए नहीं निकाली जाती, बल्कि पूरे इकोनॉमी को देखते हुए निकाली जाती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी को कवर करता है, किसी एक इंडिविजुअल के नहीं, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। ये हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी, सेविंग लीड्स टू
डैश इन एग्रीगेट डिमांड, राइस और फॉल। ठीक है, तो सेविंग की वजह से है ना हमारे इकोनॉमी का जो डिमांड है, इकोनॉमी का हमारा जो इकोनॉमी है, ठीक है, अगर आप पूरे इकोनॉमी के व्यू से देखोगे तो सेविंग की वजह से क्या होता है, राइस होता है कि फॉल होता है डिमांड में। तो ऑफकोर्स फॉल होगा, सेव कर रहे हैं, अगर एक एक इंसान सेव कर रहे हैं, बहुत सारे इंसान अगर सेव करने लगे तो फिर डिमांड घट जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसे कम है। अब उनके पास अगर पैसे मतलब वो सेव कर ले रहा है तो उनके पास पैसा जो अब जो खर्चा करने के लिए अमाउंट बच रहा है वो पहले से कम बच रहा है। ठीक है, तो अब वो सेव कर रहे हैं तो उनका डिमांड भी थोड़ा घटेगा। डिमांड अगर घटेगा तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो इकोनॉमी में डिमांड है वो उसमें गिरावट आएगी। ठीक है, फिर 6th क्वेश्चन है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट इज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही जो पूरा ओवरऑल आउटपुट होता है पूरा वो सेंट्रल इशू होता है। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल आउटपुट जो है वो सेंट्रल इशू होता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में है ना किसी एक रिसोर्स का एलोकेशन करना ही हमारा वो होता है क्या, सेंट्रल इशू होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो पहला ट्रू फॉल्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स है हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो क्या स्टडी, किस प्रॉब्लम को स्टडी करता है, स्कैरिसिटी और चॉइस ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमी को, मतलब सभी के साथ, मतलब स्कैरिसिटी और चॉइस ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो एज अ होल आ रहा है मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, और यहाँ पर दिया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, फिर हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जा रहा है, जनरल इक्विलिब्रियम रिलेट्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है क्या, हाँ जी आता है, तो ये ट्रू होगा। फिर हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आउट ऑफ थर्ड नंबर का ट्रू फॉल्स है, सेंटेंस है हमारा थर्ड नंबर का, तो आउटपुट ऑफ फर्म इज नॉट अ मैक्रो वेरिएबल। ठीक है, किसी एक फर्म का आउटपुट जो है वो मैक्रो वेरिएबल नहीं है, तो हाँ जी ये बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। फिर आ जाता है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच इज एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व ओनली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एग्रीगेशन जो होता है वो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्व होता है क्या, आप ही बताइए, ऐसा होता है क्या? हाँ जी, ऐसा नहीं होता है, एग्रीगेशन जो रहता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी रहता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ नंबर का ट्रू फॉल्स है, सेंटेंस है हमारा, इफ एन इंडिविजुअल सेव्स मोर ही एड्स टू हिज फ्यूचर prosperity, however if an economy saves more it may be driven towards future poverty। तो हाँ जी ये बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर क्या बोलते हैं कोई एक इंसान अकेले ही सेव करता है तो वो फ्यूचर के प्रोस्पेरिटी के लिए सेव कर रहा है, लेकिन वहीं अगर सभी लोग मिलकर सेव करने लगे तो फ्यूचर के पॉवर्टी के लिए सेव करते हैं वो लोग। ठीक है, फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक, सॉरी ट्रू फॉल्स है हमारा, सेंटेंस है, व्हाट इज लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल मे नॉट बी ट्रू एट द माइक्रो लेवल। जो चीज़ लॉजिकल है मैक्रो लेवल में वो क्या इलॉजिकल हो सकती है माइक्रो लेवल में? हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा इसका ट्रू फॉल्स है, ये ट्रू है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, ट्रू फॉल्स नंबर 7 सेंटेंस है हमारा, अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इज नॉट एन इकोनॉमिक एजेंट। ठीक है, 7th का है, तो जो क्या बोलते हैं कोई सा भी फर्म है अगर वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एजेंट नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।